हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगे। तो आज के सेशन में हम फिर से मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेंस लेवल हम इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि अभी प्री तो चल रहा है आपका, साथ में अगर अभी से हम मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे तो एक तो आपकी जो फैमिलियरिटी है मेंस के पैटर्न से वो हो जाएगी। तो एकदम से जब प्री ख़त्म होता है और जब हम मेंस का पेपर खोलते हैं तो जो पैटर्न थोड़ा सा हमें अलग लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, तो वो चीज़ नहीं लगेगी अभी, क्योंकि अभी से हम यूज़ टू हो रहे हैं मेंस के पैटर्न से। सेकंड ये कि उतना प्रेशर नहीं होगा आप पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन करने का, उतना सिलेबस कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है एकदम से जो आ जाता है प्री के बाद, वो नहीं होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही प्री के साथ साथ ही एक दो क्लासेस मेंस की भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का भी क्लास। आई होप आप सभी बहुत एक्साइटेड हो गए। कल भी हमने मेंस का ही क्लास किया था, मेंस लेवल एरर डिटेक्शन किए थे, तो अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास तो वो वाला क्लास भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे है। तो देखते हैं आज का क्लास में कौन से पैटर्न के क्वेश्चन है। करना हमें क्या है, डायरेक्शंस को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि मेंस में क्या होता है, एक तो पैटर्न डिफरेंट होता है, उसके बाद कभी भी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस कर सकता है कोई भी एग्जाम। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्वेश्चंस का जो डायरेक्शन है वो पढ़ लें। तो देखते हैं क्या कह रहा है डायरेक्शन। In the given question, a word has been given and there are three ways in which the word has been used in similar or different forms. क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी वर्ड के नीचे तीन सेंटेंसेस है जहां पे आप देख पा रहे कि इस वर्ड का यूज किया गया है। You need to see which of the sentences have correctly used a highlighted word and mark that is your answer. हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस ने इस वर्ड का करेक्ट वे में यूज़ किया है, ग्रामेटिकली भी और मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जहाँ जिस भी सेंटेंस ने करेक्ट वे में यूज़ किया होगा सोर्स, वो सेंटेंसेस के जो ऑप्शंस है वो हमारे आंसर होंगे। अब क्या, एक मिनट, हाँ, अब क्या है कि ऑप्शन देखो कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, ओनली वन एंड थ्री। तो हम तीनों सेंटेंस में देखते हैं कि कहाँ पे वर्ड सही यूज़ किया गया है। तो वर्ड हमारा है सोर्स, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। द क्लासिक ओट्स मील इफ मेड विथ वेरी लिटिल और नो ऑयल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या कह रहा है कि जो क्लासिक ओट्स मील है, मतलब ओट्स जो क्लासिक वे में बनाया गया है, ट्रेडिशनल वे में बनाया गया है, अगर उसको बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर ऑयल में बनाते हैं तो बहुत गुड, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो हमें पता है कि सोर्स हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से हमें कुछ मिलता है। सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मतलब क्या कहते हैं, हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो चीज़ जहाँ से हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है। सोर्स ऑफ फूड, मतलब जहाँ से हमें फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो जो ये ओट्स मील है, अगर इसको हम बहुत कम या ना के बराबर ऑयल में बनाते हैं तो ये अच्छा सोर्स हो जाता है प्रोटीन का, मतलब कि यहाँ से हमें एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल सकता है। तो यहाँ पे सोर्स का मतलब बिल्कुल करेक्ट है, तो वन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर वन करेक्ट है तो अब हमें ऑप्शंस का हेल्प लेंगे हम, और जहाँ जहाँ वन नहीं है वहाँ वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। वन यहाँ पे नहीं है, ए वाले में नहीं है, तो ये वाला गया, ये वाला गया, तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हुए। बट फिर भी हमारे पास तीन ऑप्शंस अभी हैं, तो हमें अभी और काम करना है। टू पढ़ते। शी वॉज कॉल्ड अपॉन टू सोर्स अ सप्लाई ऑफ कार्पेट एज द डायरेक्टर हैड ग्रोन फॉन्ड ऑफ इट। क्या कह रहा है कि वो जो पर्सन है शी, उसको कॉल अपॉन किया गया, मतलब उसको बुलाया गया कि वो एक सप्लाई ऑफ कार्पेट का सोर्स को सोर्स करे, मतलब सप्लाई को सोर्स करे कारपेट का। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर है उनको वो कारपेट काफ़ी अच्छा लगा था, वो बहुत फॉन्ड हो गए थे, काफ़ी पसंद आया था उनको। तो सोर्स का एक और मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड, मतलब किसी चीज़ को पाने का या फाइंड करने का, ऑब्टेन करने का कोशिश करना या ऑब्टेन कर लेना। तो सेंटेंस का कह रहा है कि उसको बुलाया गया कि वो कारपेट के सप्लाई को फाइंड करे या उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को काफ़ी अच्छा लगने लग गया था। तो हम देख रहे हैं टू भी सही यूज़ किया गया है सोर्स का, वन तो सही था, टू भी सही था। तो वन एंड टू, वन एंड थ्री। अब यहाँ पे टू नहीं है तो ये गलत हो गया। तो अब या तो वन एंड टू है या तो ऑल वन टू एंड थ्री है, मतलब तीनों सेंटेंस हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड देखते, माई मिलिट्री सोर्सेज हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट अ रिडक्शन इन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। क्या कह रहा है ऑथर कि ऑथर के कुछ मिलिट्री सोर्सेज हैं
जिन्होंने ऑथर को इन्फॉर्म किया है, बताया है, किस चीज़ के बारे में बताया है कि एक रिडक्शन, एक कमी आने वाली है स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स में, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स में कमी आने वाली है, ऐसा ऑथर के मिलिट्री सोर्सेज ने बताया है। अब सोर्सेज होता है क्या, सूत्र, क्या मुझे अपने सूत्रों से पता चला है ऐसा? तो सोर्स वो पर्सन भी होता है या पीपल कह सकते हो जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो यहां पे भी सोर्स का बिल्कुल मतलब करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिमिलर पैटर्न है, में ब्लंट का देखना है कि ब्लंट वर्ड का किन किन सेंटेंस में सही यूज हुआ है। ठीक है, चलो पहला क्या है, द ऑटोप्सी रिवील्ड दैट द विक्टिम हैड बीन हिट विथ अ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ऑटोप्सी मतलब जो मेडिकल प्रोसीजर होता है जब कोई किसी के साथ कुछ एक्सीडेंट होता है या उसकी डेथ होती है, अगर किसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, या ऐसा लगता है कि क्राइम की प्रोबेबिलिटी है, जो डॉक्टर्स उस बॉडी को की डाइसेक्शन करते हैं पता करने के लिए क्या हुआ है इस पर्सन के साथ, तो उसको ऑटोप्सी कहते हैं। तो ऑटोप्सी से ये रिवील हुआ है, ये पता चला है कि जो विक्टिम है, जिसके साथ जो हादसा हुआ था, हैड बिन हिट, उसको मारा गया था किससे, एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से। ब्लंट का क्या मतलब होता है? ब्लंट का मतलब होता है नॉट शार्प। जिससे नाइफ होती है, छुरी, वो शार्प होती है, धारदार होती है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा वस्तु है जो शार्प नहीं है, जैसे हम हथौड़ा ले ले, तो हथौड़ा कैसा होता है, वो शार्प नहीं होता है, ठीक है, ब्लंट होता है। तो इसी तरह के से इंस्ट्रूमेंट से विक्टिम को मारा गया था। तो ब्लंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो 1 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 एंड 3 और ओनली 2 एलिमिनेट हो गए। 2 देखते हैं। My aunt is quite blunt, so it was no surprise that she gave her opinions on the unsightly decor. क्या कह रहा है कि स्पीकर की जो मेरी आंट है, मेरी आंटी जी जो है, वो क्वाइट का मतलब होता है वेरी, वो बहुत ब्लंट है, इसलिए हम सरप्राइज नहीं हुए जब उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। किस पे दिया? अनसाइटली डेकोर पे। डेकोर का होता है डेकोरेशन, तो डेकोरेशन इस वे में हुआ था कि बहुत ही भद्दा लग रहा होगा, बहुत ही खराब लग रहा होगा, तो उन्होंने अपने ओपिनियंस, अपनी मन की बात उसको अच्छे से कहीं वहाँ पे सुनाया उन्होंने अच्छे से कि हाँ भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि ये ऐसा लग रहा है। अब ठीक है, अब ब्लंट का क्या मतलब होता है? ब्लंट का मतलब होता है डायरेक्ट, मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड हो, मतलब कुछ भी कह रहा है फिल्टर करके नहीं कह रहा, जो भी उसके मन में भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, जो वर्ड्स हैं, चाहे कैसे भी हो, कितने भी वो हर्ट करने वाले हो, वो सीधे बोल दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं ब्लंट। तो इनकी आंटी वैसी ही थी, काफ़ी ब्लंट थी, उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुनाया। किस चीज़ पे सुनाया? जो डेकोरेशन हुआ था, जो भद्दा सा डेकोरेशन उन्होंने किया था उस पर। तो यहाँ पे भी ब्लंट का मतलब क्या है? डायरेक्ट, अनफिल्टर्ड, यहाँ पे भी सही है, यानी कि 2 भी सही है। तो 1 एंड 3 वाला गया। अब यहाँ पे भी 3 देख लेते हैं क्या है। My recent bad experience has rather blunted my enthusiasm for travel. क्या कह रहा है कि अभी ऑथर के साथ हाल में कुछ बैड एक्सपीरियंस हो गया, उससे जो ऑथर का इंथुजियाज्म था, इंटरेस्ट था ट्रैवल को लेके, घूमने को लेके, वो थोड़ा ब्लंट हो गया। ठीक है, ब्लंट कर दिया उस एक्सपीरियंस ने। तो ब्लंट करना मतलब क्या होता है? वीकेंड कर देना, कम कर देना। क्या होता है मतलब? वीकेंड कर देना या रिड्यूस कर देना। तो क्या हुआ? खराब एक्सपीरियंस हो गया उसके साथ, तो अब जो उसमें इंटरेस्ट थी, घूमना है, यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, वो थोड़ा कम हो गया इंटरेस्ट, क्योंकि खराब एक्सपीरियंस जब होता है तो फिर आपको लगता है कि आगे भी हो सकता है वैसा। तो ब्लंट का मतलब क्या है? वीकेंड रिड्यूस। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे भी ऑल 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर था। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड भी हमारा सेम पैटर्न है। सेंटेंस, एक वर्ड है, हमें देखना है सेंटेंस का मतलब कौन से सेंटेंस में सही है, जो कि हम पता करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या है? योर कंक्लूजन इज गुड बट द फाइनल सेंटेंस इज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। क्या कह रहा है कि आपका जो कंक्लूजन है वो तो चलिए बढ़िया है, बढ़िया कंक्लूजन दिया है आपने, पर जो फाइनल सेंटेंस है वो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो थोड़ा ठीक कर दीजिए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं वो। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है,
तो कहते हैं ना कि शब्दों का वो समूह जो अर्थ दे उसको वाक्य कहते हैं, तो सिर्फ वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस या फिर दैट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस की बात हो रही है कि क्या कह रहा है कि कंक्लूजन तो बढ़िया था, बट जो फाइनल सेंटेंस था, जो लास्ट में जो सेंटेंस लिखा गया, वो थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा था अच्छे से। तो ये 1 तो सही है, तो 1 सही है, तो ओनली 2 गया, ओनली 2 एंड 3 गया, 1 एंड 2, 1 एंड 3, 1, 2 एंड 3 क्या है? He has admitted the charge and will be sentenced later। क्या कह रहा है? He has admitted the charge, जो चार्ज जो दोष उस पर लगाया गया है जिस क्राइम का, उसने उसको एडमिट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, एंड विल बी सेंटेंस्ड लेटर, और उसको सजा बाद में सुनाई दी जाएगी। तो सेंटेंस्ड का मतलब क्या होता है? सेंटेंस यहाँ पे वर्ब है, मतलब होता है सजा देना। देखो सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, सेंटेंस नाउन भी है। एक तो नाउन ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा सेंटेंस हो गया कि सजा को कहते हैं, जिस क्राइम के बदले सजा मिलती है उसको भी सेंटेंस कहते हैं, और सजा देने का जो एक्शन होता है उसको भी सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चार्ज को जो दोष है उसने उसको स्वीकार कर लिया है और उसको सजा बाद में मिलेगी, यानी कि यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। सेंटेंस का मतलब है कि सजा देना, सजा उसको बाद में मिलेगी। थर्ड देखते हैं, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ सेंटेंस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन टू द प्रेस। गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक सेंटेंस इशू करेगी जो प्रेस को इशू करेगी इन्वेस्टिगेशन को लेके। तो आपने देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा कि गवर्नमेंट हो या अथॉरिटी वो सेंटेंस नहीं स्टेटमेंट इशू करती है, ठीक है। तो इशू अ सेंटेंस नहीं होता है, इशू अ स्टेटमेंट होता है कि गवर्नमेंट स्टेटमेंट इशू कर रही है, सेंटेंस इशू नहीं कर रही है, तो स्टेटमेंट होगा यहाँ पे। तो 3 हमारा हो गया गलत, 3 गलत हो गया, तो हमारा 1 एंड 2 ही बचा, तो ये सारे गलत हो गए 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 हमारा आंसर था। सेम चीज है यहाँ पे भी, पिच को लेके बात की गई है। पिच हमारा वर्ड है आज का, इस सेंटेंस का, और पिच में 1, 2 एंड 3 में देखना है पिच किस में सही यूज हुआ है, किस में नहीं यूज हुआ है। द चेयरमैन ऑफ द कमिटी yesterday pitched in the criticism। क्या कह रहा है कि जो कमिटी के चेयरमैन है उन्होंने कल क्या किया? पिच इन किया। क्या पिच इन किया? क्रिटिसिज्म पिच इन किया, ठीक है। इस पे आने से पहले हम ये दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको ये वाला मिला, मे भी समझ में नहीं आया, हम सेकंड थर्ड भी देख लेते हैं पहले। इट वॉज पिच ब्लैक एंड क्लाउडी सो दे डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। क्या कह रहा है कि जो उस दिन क्या था, पिच ब्लैक था और क्लाउडी था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि घर पे ही रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे। देखो पिच ब्लैक लिखा हो या फिर एक और वर्ड लिख देते हैं कभी कभी, पिच डार्क। इट वॉज पिच डार्क मतलब क्या होता है? कंप्लीट। पिच डार्क लिखा है मतलब कंप्लीट डार्क लिखा है। पिच ब्लैक लिखा है मतलब क्या लिखा है? कंप्लीट ब्लैक। तो क्या कह रहा है कि उस दिन पूरा अंधेरा था, कंप्लीट ब्लैक था, और क्लाउडी था, बादल भी छाए हुए थे, तो उनको लगा कि बेटर यही है कि वो घर के अंदर रहे। तो पिच ब्लैक एक पूरा आप इसको एज अ नाउन फ्रेज मान सकते हो, नाउन फ्रेज नहीं है सॉरी, एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये वॉज के बाद आया हुआ है, यानी कि इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, तो एडजेक्टिव है। तो पिच ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज है और हमेशा साथ में ही आता है पिच ब्लैक, तो मतलब क्या? कंप्लीट ब्लैक। तो 2 हमारा तो सही है, 2 सही है, तो 1 एंड 3 वाला गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द रेंज ऑफ हर पिच वॉज हाई इन सम पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग एंड लो इन अदर्स। क्या कह रहा है कि उसके पिच का जो रेंज है, जो लेवल है, वो सॉन्ग के कुछ पार्ट्स में हाई था, कुछ पार्ट्स में लो था। तो पिच का मतलब वॉल्यूम भी होता है कि उसका वॉल्यूम कहीं पे हाई जा रहा था, कहीं पे लो जा रहा था गाने में, तो ये भी सही है, तो ओनली 2 वाला गया, ठीक है। अब बचा क्या? 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। अब हम आते हैं 1 पे। देखो जो पिच इन का मतलब क्या होता है? पिच इन का मतलब होता है हेल्प करना या कंट्रीब्यूट करना। क्या कह रहा है कि जो चेयरमैन थे कमिटी के, उन्होंने कल हेल्प किया। किससे हेल्प किया? क्रिटिसिज्म से। अब कोई क्रिटिसिज्म से हेल्प करता है क्या? अब भला सुना कि किसी को हेल्प थोड़ी करता है। तो हेल्प का मतलब क्या होता है कि किसी रिसोर्स से हेल्प किया, किसी मनी से हेल्प किया, वर्क से हेल्प किया। तो वैसे नहीं आए और क्रिटिसिज्म से हेल्प कर दिया, ये तो कैसी हेल्प हो गई। तो पिच इन हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। क्रिटिसिज्म क्या है? ये नेगेटिव चीज है, बुरा भला कहना नेगेटिव चीज है, तो यहाँ पे पिच इन गलत है। तो 1 गलत हो गया, तो सारे 1 वाले ऑप्शन गलत हो गए, 2 एंड 3 हमारा आंसर।
अब जिन भी स्टूडेंट्स को 1 ही दिख गया था कि 1 ही गलत है, तो उन्होंने क्या किया होगा, सीधे सारे 1 वाले ऑप्शंस हटा दिए होंगे, तो 2 और 2 एंड 3 बचा होगा बस। तो उनको बस क्या देखना था, उनको देखना था बस 3 को। ठीक है, अब ये नया पैटर्न है, तो फिर से हम डायरेक्शन पे देखेंगे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस 1, 2 एंड 3 गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड replace the phrase printed in bold letter to make this sentence grammatically correct। एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें एक फ्रेज है बोल्ड किया हुआ। अब पूछ क्या रहा है कि 1, 2 एंड 3 में से कौन सा फ्रेज ऐसा है जो इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और अगर चूज द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग द 5 गिवन ऑल्टरनेटिव्स दैट रिफ्लेक्ट द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। और हमें सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझते हुए फ्रेज को उठाना है। ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए बट कॉन्टेक्स्ट में भी फिट होना चाहिए, मीनिंग भी सेम मीनिंग कन्वे करना चाहिए। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज मार्क की नो करेक्शन रिक्वायर्ड एज द आंसर। अगर सेंटेंस करेक्ट है, कोई करेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये करेक्ट है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट वाला आंसर मार्क। ठीक है, चलो देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, मैंने कि जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, हैज कम टू द रेस्क्यू ऑफ 8500 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ रेलवे कॉरिडोर बिटवीन इंदौर एंड मानमद महाराष्ट्र। तो क्या कह रहा है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने कम टू द रेस्क्यू किया है। मतलब कि कम टू द रेस्क्यू का मतलब क्या होता है कि हेल्प करने आए हैं, सेव करने आए हैं, बचाने आए हैं। किस चीज़ को बचाने आए हैं, जो 8500 करोड़ का प्रोजेक्ट है रेलवे कॉरिडोर बिल्ड करने का इंदौर और मानमद महाराष्ट्र के बीच, उस प्रोजेक्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, तो नितिन गडकरी जी आए हैं प्रोजेक्ट को बचाने। ठीक है, तो क्या लिखा है, कम टू द रेस्क्यू। तो कम टू द रेस्क्यू बिल्कुल सही है। कम टू द रेस्क्यू का मतलब ही होता है कि हेल्प करने आए हैं, सेव करने आए हैं। सेंटेंस वही कह रहा है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, वो 8500 करोड़ प्रोजेक्ट का जो है रेलवे कॉरिडोर इंदौर और मानमद के बीच, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को वो बचाने आए हैं। मतलब कि उस प्रोजेक्ट को सेव करने आए हैं, मतलब कि जो कॉम्प्लिकेशन है, जो डिफिकल्टीज है, वहाँ उनको हटाने आए हैं। ठीक है, तो कम टू द रेस्क्यू ऑलरेडी सही है हमारा यहाँ पे। तो जहाँ ऑलरेडी सही हो वहाँ पे हम नो इम्प्रूवमेंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा यहाँ पे आंसर है। ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, कम टू द फोरे। देखो, कम टू द फोरे का मतलब होता है एम्फसाइज होना। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेव द डे का मतलब होता है सेव करना, लेकिन सेव द डे कब यहां पे होता है, जब यहां पे फुल स्टॉप होता रेस्क्यू के बाद और सेंटेंस यहां पे खत्म हो गया होता, तब हम सेव द डे वाला यूज करते, क्योंकि सेव द डे हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है यूज, उसके बाद कुछ लिखना नहीं पड़ता है। तो या तो ये फ्रेज यहीं पे खत्म हो गया होता, ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया होता, पर हम देख रहे हैं कि इसके बाद भी इतना कुछ लिखा हुआ है, तो सेव द डे भी नहीं होगा। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, कम अक्रॉस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली फाइंड करना। कुछ आपको मिल गया, जैसे आई केम अक्रॉस सम फोटोज यस्टरडे, मतलब कुछ फोटोज मुझे अचानक से मिल गए, मैं उनको ढूंढ नहीं रहा था, मैं कुछ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ या कुछ चीज़ें सरिया रहा हूँ, तो अचानक से मुझे फोटो मिल गए जो कहीं रखे हुए थे। ठीक है, सेव द डे का मतलब वही होता है टू सेव, बट ये हमेशा सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट आंसर था। अब आते हैं हम सेकेंड सेंटेंस में। सिमिलर चीज है, यहाँ पे भी वही काम करना है हमें। क्या है, द न्यूली कैप्चर्ड इमेजेस आर हेल्पिंग साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ सम स्टार्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम। क्या है कि जो अभी अभी हाल फिलहाल में जो इमेजेस कैप्चर किए गए हैं, वो साइंटिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। क्या हेल्प कर रहे हैं, समझने में कि कैसे कुछ स्टार्स का कैसे कुछ स्टार ऑरिजिनेट हुए, मतलब स्टार्स कैसे, अब कह सकते हैं आपकी स्टार्स कैसे बने, कैसे पैदा हुए। तो वो कैसे जो प्रोसेस है, क्योंकि वो इमेज साइंटिस्ट को ये प्रोसेस समझने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो गलती क्या है इसमें। गलती ये है कि ऑरिजिनेटेड फ्रॉम में जो फ्रॉम है, ये आपका है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है।
बिना ऑब्जेक्ट के प्रेपोजिशन नहीं यूज़ कर सकते। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो देखते हैं कितने नाउन है कितने प्रोनाउंस हैं। एक तो हमारा एक नाउन ये हो गया, नाउन 1, ये हो गया नाउन 2, ठीक है। और ये जो पूरा है, ये पूरा फ्रेज भी नाउन फ्रेज है, इसको हम नाउन 3 मानेंगे। अब इसमें से कौन सा नाउन इसका ये है, फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं, ये जो न्यूली कैप्चर्ड इमेज है, ये आर हेल्पिंग जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट है, ये साइंटिस्ट इसी आर हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है। टू अंडरस्टैंड क्या है, ये वर्ब है, चलिए वर्ब 2 मान ले, ये वर्ब 1 मान ले। टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव वर्ब है। अब ये इसका ऑब्जेक्ट है, क्या ये पूरा नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड व्हाट आता है ना आपको। अगर मैं कहूँ टू अंडरस्टैंड तो माइंड में क्वेश्चन आएगा ना कि अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझे भाई। तो अंडरस्टैंड यही कि कैसे स्टार्स का जन्म हुआ। तो नाउन 3, तो देख रहे हैं कि सारे के सारे नाउन तो ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं अपने अपने वर्ब के साथ, तो इसके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये मतलब गलत है, फ्रॉम गलत है, फ्रॉम का यहाँ पे आना बिल्कुल गलत है, यहीं पे सेंटेंस को खत्म हो जाना चाहिए था ऑरिजिनेटेड पर चूंकि आ गया है तो गलत है। हमें मीनिंग क्या बतानी है, कैसे वो आए एग्जिस्टेंस में, कैसे उनका जन्म हुआ। तो केम इनटू बीइंग और केम इनटू एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कैसे वो बॉर्न हुए, कैसे कोई चीज एग्जिस्ट हुई, स्टार्टेड टू एग्जिस्ट। बिकेम एपरेंट का मतलब होता है विजिबल। अब देखो विजिबल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट भी मेंटेन करना है हमें, तो बात हो रही है कि उनका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ है, उनका जन्म कैसे हुआ। ये नहीं कि वो कैसे दिखते हैं, इसकी बात नहीं हो रही है। इस कुछ स्टार्स कैसे दिखते हैं, दिखाई कैसे दे रहे हैं हमें, नहीं उसकी बात नहीं हो रही। कैसे स्टार्स हमें, अब आप क्या पता कैसे चलेगा कि स्टार्स कैसे एग्जिस्टेंस में हुए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है 1 और 3, तो सी ओनली 1 और 3 हमारा होगा, ओनली 1 और 3, ठीक है। अब आ गया नया पैटर्न, ठीक है, क्योंकि मेंस में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न आते रहते हैं। हालांकि पैटर्न में क्या होता है, चीज़ें हमें वही करनी पड़ती हैं। जैसे कल हम देखे एरर था, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के एरर देखने को मिल रहे थे पैटर्न, बट था क्या, सब में एक ही चीज़ करनी थी। यहाँ भी वही चीज़ है, करना हमें वही है, बट यही है कि अलग वे में प्रेजेंट किया गया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। पर हम कंफ्यूज होंगे नहीं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट्स पता है, हमें पता है कि काम क्या करना है। जब तक हमें पता है कि काम क्या करना है और हमें ये पता है कि कैसे किया जाता है, कोई भी पैटर्न आ गया हम उसको आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं ये भी क्या पैटर्न है, क्या कह रहा है कि इन द क्वेश्चन बिलो अ स्मॉल पैराग्राफ इज गिवन विद 2 वर्ड्स मिसिंग। एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में हम देख पा रहे हैं 2 ब्लैंक है, 2 वर्ड मिसिंग है। You are given 5 options, each containing a pair of words that can or cannot be filled in the blanks to make the paragraph contextually and grammatically correct. Identify the correct choice. ठीक है, पढ़ लिया। डायरेक्शन क्या है, चलो हम देखते करना क्या है इसमें। देखो करना ये है कि पैराग्राफ में 2 वर्ड्स हटा दिए गए हैं, हमें इनमें से चूज करना है कौन से वर्ड्स फिट हो सकते हैं। जैसे अगर हमने 1 चूज किया तो हम ये बता रहे हैं कि रिवील्ड आएगा पहले ब्लैंक में, एच्ड आएगा दूसरे ब्लैंक में। अगर 2 तो एक्सपोज्ड आएगा पहले ब्लैंक में, इनग्रेव्ड आएगा सेकंड ब्लैंक, और यहाँ पे भी वॉट एवर वैसे ही होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन फॉल 2018, इन फॉल 2018 मतलब फॉल मतलब गिर नहीं गया, 2018 में कुछ गिरा नहीं। फॉल का मतलब होता है ऑटम। तो ऑटम 2018 में ऑटम जो था, एक्सकवेशंस एट द रशियन फोर्ट्रेस ऑफ वाइबॉग कैसल, रशियन फोर्ट्रेस है वाइबॉग कैसल में, वहां पे एक्सकवेशन हो रहे थे, मतलब कि खुदाई हो रही थी। अलॉन्ग फॉरगॉटन, फिर ब्लैंक आ गया है, अलॉन्ग फॉरगॉटन मिडाइवल गेम बोर्ड। अब देखो डैश ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ क्ले ब्रिक, क्या कह रहा है कि 2018 की ऑटम में इस जगह पे, जो भी जगह का नाम है इससे हमें मतलब नहीं है क्या नाम है, हमें मतलब है ये कहो क्या रहा है, एक्सकवेशन हो रहे थे, एक्सकवेशन हो रहे थे। और एक फिर लिख दिया गया है कि एक लॉन्ग फॉरगॉटन मतलब समझ लो पुराना मिडाइवल गेम बोर्ड आ गया। अब आप जरा सोचो, एक जगह खुदाई हो रही है, खुदाई हो रही है, आपको मैं बताऊं कि ये पता है एक जगह खुदाई हो रही है, फिर आप पूछोगे और, फिर मैं बोलूंगा कि एक गेम बोर्ड है पुराना, तो आपके माइंड में क्या कनेक्शन बनेगा, खुदाई हो रही थी, एक बहुत पुराना गेम बोर्ड, मतलब कि खुदाई में मिला होगा,
वो गेम बोर्ड, मतलब मिला होगा, मतलब खुदाई की गई तो उसमें से निकला, तो वही मीनिंग यहाँ कन्वे करना है। तो देखो, रिवील्ड का भी मतलब होता है सामने आना, तो खुदाई हुई तो वो गेम बोर्ड सामने आ गया, मिल गया। एक्सपोज का भी मतलब वही होता है, सामने आ जाना। अनअर्थेड का भी मतलब वही होता है, अनअर्थ करना मतलब कि खोदना और वहां से मिल गया। तो तीनों के तीनों फिट हो जाएंगे पहले वाले में। तो क्या वन ऑल 1 2 एंड 3 हम कर दे? नहीं, क्योंकि सेकंड ब्लैंक भी फिल करना है। ठीक है, तो भाई गेम बोर्ड तो मिल गया खुदाई में। फिर क्या, ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ क्ले ब्रिक। अब गेम बोर्ड है और क्ले का जो एक ईंट है उसके सरफेस पे क्या हुआ होगा, वो गेम बोर्ड तो सटा हुआ होगा, मतलब कि उस पे ये हुआ होगा, चिपक गया होगा। तो एच्ड, इनग्रेव्ड, इंस्क्राइब्ड, तीनों का ही मतलब होता है कोई चीज किसी चीज में चिपकी हुई है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो ऑटम था 2018 उसमें एक्सकवेशंस हुए, खुदाई हुई, कहाँ पे हुई? तो रशियन फोर्ट्रेस वाइबॉक कैसल में हुई। वहां पे क्या सामने आया? एक लॉन्ग फॉरगॉटन मिडाइवल गेम बोर्ड सामने आया जो कि क्ले ब्रिक, क्ले की ईंट में चिपका हुआ था। वाइल द, अब देखो, अगर आपको मिल गया यहाँ पे तो आप इतना तो नहीं पढ़ोगे, आगे बढ़ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि वाइल द फाइंड इटसेल्फ डेट्स टू द कंपैरेटिवली रीसेंट 16th सेंचुरी। क्या कह रहा है कि जो खोज हुई है, फाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे? इसी ऑब्जेक्ट को, फाइंड यहाँ पे नाउन है, तो फाइंड इसी ऑब्जेक्ट को बोल रहा है कि जो चीज़ मिली है, जो चीज़ मिली है वो तो काफ़ी पुरानी है, 16th सेंचुरी, सॉरी काफ़ी अभी नई है, 16th सेंचुरी की ही लग रही है। द गेम इट रिप्रेजेंट्स वॉज फर्स्ट प्लेड एज अर्ली एज 1400 BC। मतलब क्या कह रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट है जो मिला है हमें, वो तो नया लग रहा है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 16th सेंचुरी का ही है, पर जो गेम उसमें है, जिस गेम पे वो बना हुआ है, जो गेम बोर्ड है, वो बहुत पुराना है, उसको 1400 BC में पहली बार खेला गया था। कब? जब व्हेन इजिप्शियन वर्कमैन बिल्डिंग द टेंपल ऑफ कर्ना ड्रू अ मॉडेस्ट वुड ऑनटू अ रूफिंग स्लैब। कब खेला गया? जब इजिप्शियन वर्कमैन, इजिप्शियन कारीगर थे, वो काम कर रहे थे, तो काम करते हुए थोड़े से उन्होंने रेस्ट करने का सोचा, तो उन्होंने ये गेम बोर्ड को एक रूफिंग स्लैब में डाल दिया। ठीक है, चलो, तो आंसर हमारा ऑल 1 2 एंड 3 था, तो ऑल 1 2 एंड 3 हम मार्क करेंगे यहाँ पे, ये ई ऑल 1 2 एंड 3 मार्क कर लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे, सेम चीज यहां भी करना है। ठीक है, देखते हैं। द कोस्ट इज अ डिमांडिंग एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। कोस्ट क्या है? डिमांडिंग है, मतलब कोस्ट डिमांड कुछ नहीं कर रहा है, कोस्ट इज अ डिमांडिंग मतलब टफ। अगर कोई चीज़ को हम कह रहे हैं डिमांडिंग है, मतलब कि बहुत ही टफ है, बहुत ही हार्ड है, अब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत पेनफुल है वो चीज़। ठीक है, तो टफ कह सकते हो, पेनफुल कह सकते हो, और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है, ग्रुएलिंग है, चैलेंजिंग है। ठीक है, तो कोस्ट इज अ डिमांडिंग एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो कोस्ट है, जो तट है, एक तो वो काफ़ी चैलेंजिंग, एक ऐसा इन्वायरमेंट है कोस्ट का, तो एक तो चैलेंजिंग है, दूसरा एवर चेंजिंग है, मतलब बार बार बदलता रहता है। दैट रिक्वायर्स ऑन गोइंग एडेप्टेशन, और वहाँ पे रहने के लिए या कुछ काम करने के लिए ऑन गोइंग मतलब कि कंटिन्यूस अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है। वी कैन see such efforts today in carefully managed artificial sand dunes and leaves designed to dash against ponding waves and rising water। क्या कह रहा है कि हम वो एफर्ट्स आज देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं एफर्ट्स? आज जो काफ़ी आर्टिफिशियल, काफ़ी अच्छे से मैनेज किए हुए जो आर्टिफिशियल सैंड ड्यून्स बनाए गए हैं, और लीव्स, लीव्स क्या होता है? वॉल्स को कहते हैं, तो वॉल्स बनाए गए हैं। फिर कह रहा है अगेंस्ट पॉन्डिंग वेव्स एंड राइजिंग वाटर। ठीक है, अब हमें यहाँ ब्लैंक भरना है। यहाँ तक का इंफॉर्मेशन क्या है? यही है कि कोस्ट काफ़ी टफ है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बार बार चेंज होता रहता है, तो चेंज होता रहता है तो हमें भी खुद को चेंज करना पड़ता है कोस्ट के अकॉर्डिंग, अगर हमें कुछ वहाँ पे बनाना है, कुछ वहाँ पे रखना है, रहना है तो। और वो जो एफर्ट है वो हम आज देख सकते हैं कहाँ पे, अडेप्टेशन के एफर्ट कहाँ देख सकते हैं? आज जो आर्टिफिशियल सैंड ड्यून्स है और जो लेवीज हैं, जो वॉल्स हैं जो बनाए गए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे आ गया ब्लैंक। ब्लैंक के बाद क्या लिखा है? अगेंस्ट पाउंडिंग वेव्स एंड राइजिंग वाटर। ठीक है, पाउंडिंग वेव्स मतलब ऐसे वेव्स, ऐसी लहरें जो आती है और मारती जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो देखते काफ़ी ऊपर आती है लहर, फिर टकराती है, फिर जाती है, तो बहुत जोर से टकराती जो रहती है। वेव्स और सॉरी, और राइजिंग वाटर जो बढ़ रहा है। तो आप जरा सोचो, एक तरफ है आपके पास वॉल, दूसरे तरफ आपके पास है
बाउंडिंग वेव्स और राइजिंग वाटर, मतलब ऐसे वेव्स जो खतरनाक है, और पानी का अगर स्तर बढ़ता है तो वो भी खतरा ही होती है। तो क्या करोगे वॉल से? वॉल किस काम के लिए होगा? तो वॉल पक्का बचाने के लिए होगा इस खतरे से, यानी शेल्टर करने के लिए होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, सेफगार्ड करने के लिए होगा। तो शेल्टर, सेफगार्ड, प्रोटेक्ट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। और बाकी टू के बाद तो हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, हालांकि पहला वाला सारा ही फर्स्ट फॉर्म में था, तो ग्रामेटिकली हमें यहाँ पे उतना दिमाग नहीं लगाना था जितना हमें कॉन्टेक्चुअली समझने में दिमाग लगाना था। एंड न्यू डिस्कवरी शोज, एक नया डिस्कवरी हुआ है, खोज हुआ है, जो ये दिखाता है कि प्री हिस्ट्री में भी, मतलब हिस्ट्री से पहले जो हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री हुई तो प्री हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री, कोस्ट हगर्स जो थे वो ऐसे डिफेंसेस बनाते थे ऑफ द सोर्स ऑफ नॉर्दर्न इसराइल। नॉर्दर्न इसराइल के हम अगर सोर के उस तरफ जाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ 7,000 ईयर ओल्ड वॉल दैट स्ट्रेचेस मोर देन 330 फीट लॉन्ग। आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, क्या मिला? एक 7,000 पुराना वॉल, दीवार, जो कि 330 फीट लंबा था। अच्छा, द रिसर्चर्स हैव डैश the structure as a sea wall for a stone age village, making it the oldest such coastal defense structure that's ever been identified। रिसर्चर्स ने कुछ किया है, उसको स्ट्रक्चर को कैसे किया, एक सी वॉल की तरह लिया है कि सी वॉल है वो, ठीक है, स्टोन एज विलेज का। और क्या उन्होंने पाया कि ये सबसे पुराना कोस्टल डिफेंस हो सकता है जो कि आज तक आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं ब्लैंक के लिए? इंटरप्रेट, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाइड। अब एक चीज आप देखो, तीनों वर्ब्स हैं, बट हम देख रहे हैं ये वाला वर्ब 1 है, बाकी ये दोनों वर्ब 2 वर्ब 3 भी हो सकते हैं, वर्ब 2 वर्ब 3 भी हो सकते हैं। अब या तो वर्ब 1 वाला करेक्ट होगा, या तो वर्ब 2 वर्ब 3 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामर का लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस अलग अलग हो गए। हैव लिखा है, हैव के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना, हैव, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये दोनों सही है, वाला गलत। तो 2 और 3 सही हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया? 2 और 3। तो यहाँ पे हमने ग्रामर का यूज किया, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड और आइडेंटिफाई का मतलब एक ही होता है, पहचानना, ठीक है। तो मीनिंग दोनों की सेम है। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है स्ट्रक्चर को, रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना है कि स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर एक सी वॉल है स्टोन एज विलेज का, ठीक है। इंटरप्रेट करने का मतलब है समझना है, एक तरह से कंक्लूड करना समझ के कुछ। तो वो तो एक तो यहाँ पे लॉजिकली भी नहीं बैठेगा, क्योंकि रिसर्चर ने इंटरप्रेट किया है स्ट्रक्चर को, नहीं स्ट्रक्चर को देख के ही वो पहचान गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, उसमें उतना इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं हुई होगी। और दूसरी तो वर्ब 1 है, तो वैसे भी फिट नहीं होता। तो 2 और 3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला एक काम करना, ये वाला ना आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। कोशिश करना, देख सक ट्राई करना, क्योंकि नेक्स्ट वाले सेशन में हम ये वाला डिस्कस कर लेंगे, एक क्वेश्चन जो बचा रह गया। बाकी एक बार आप ट्राई करना और इसको पढ़ना अच्छे से, पैसेज को, और देखना कौन से वर्ड्स यहाँ पे फिट हो रहे हैं, ओके, ठीक है। कि सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी अगर आप में से किसी को भी कोई मॉक्स लेने हैं, कोई प्रैक्टिस मॉक की PDF कोर्स लेनी है, वीडियो कोर्सेज लेना है, तो लोहड़ी सेल चल रहा है हमारा, जहाँ पे डबल वैलिडिटी प्लस 20% ऑफ है। कूपन कोड लगाना है लोहड़ी, और इसके कूपन कोड को लगाते ही आपको जो ऑफर है डबल वैलिडिटी और 20% ऑफ का, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड क्या है? लोहड़ी है, LOHRI। साथ ही साथ हमारा SBI क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट आ गया है, पहला लाइव टेस्ट। अब ये लाइव टेस्ट क्या है? ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, मतलब कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स में अगर आप दोगे तो आपको भी पता चलेगा कि एक तो एग्ज़ाम वाला जो फील होता है, एग्ज़ाम में हम कंपटीशन कितना ज़्यादा होता है, हम देखते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सोचो वही आपको एक्सपीरियंस एग्जाम से पहले दे रहा है ये लाइव टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स देंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी परसेंटाइल कितनी है, आप कितना रेडी हो अभी एग्ज़ाम के लिए, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो वो आपको आपका जो अप्रोच, आपको अभी जो आपको जो प्लानिंग करनी है, अप्रोच जैसे लेना है, तो उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये तो फ्री है, तो फ्री है तो आप बिल्कुल दो, क्योंकि एक तो फ्री है, दूसरा काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि जो रियल कंपटीशन है जो आपको मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर पाओगे। और अभी आपके पास टाइम होगा खुद को इम्प्रूव करने का, अपने परसेंटाइल बढ़ाने का। तो ये लाइव टेस्ट आप देना कब से है? तो आज शाम 5 बजे से आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, ठीक है।
तो 1 घंटे अराउंड 45 मिनट के अराउंड है, 43 मिनट्स ही है, तो ये लाइव टेस्ट लाइव हो जाएगा। तो अब आज 5 बजे से लेके कल रात के 10 बजे तक आप ये टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और थर्सडे को आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, फिर आप अपना देख लेना कि आपकी परसेंटाइल क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए, कहाँ पे क्या कितना टाइम लग रहा है, कहाँ पे क्या अप्रोच लगानी है, वो सब भी, ठीक है। और ये वीकली होगा, मतलब एक बार का नहीं होगा, ये हर वीक होगा, मतलब हर ट्यूसडे को आपको लाइव टेस्ट मिलेगा। सोचो आप हर लाइव टेस्ट के साथ खुद को इम्प्रूव होते हुए देख सकते हो अगर आप कंटिन्यूसली लाइव टेस्ट देते हो तो, ठीक है। तो लाइव टेस्ट दो, बाकी हमारा जो इस पे क्लर्क का जो पहला मॉक है वो भी फ्री है, तो वो अगर नहीं दिया अभी तक तो वो भी दे दो। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपने पढ़ाई अच्छे से करते रहें। कोई भी डाउट हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।